हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास पे हमने स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से आगे बढ़ते हुए यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करना शुरू किया। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हमें सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन के बारे में बताते हैं। बेसिकली वो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट का रेशियो या फिर सॉल्यूट और सॉल्यूशन के अमाउंट का रेशियो बताते हैं, और ये अमाउंट्स हम डिफरेंट वेज में ले सकते हैं। इसी के आधार पर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स बनती हैं। 4 कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के बारे में इस चैप्टर में अभी हम जानेंगे। एक तो है परसेंटेज बाय मास, जो कि कुछ वैसा ही है जैसे आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स फाइंड करते हैं। ठीक है, मास ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यूजुअली परसेंटेज बाय मास अपन सॉल्यूट के लिए फाइंड करेंगे क्योंकि वही हमें कॉन्सेंट्रेशन देगा। तो फिर एक्सप्रेशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये जो परसेंटेज बाय मास की वैल्यू होगी ये हमें ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट देगी विच आर प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये परसेंटेज बाय मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन देगी। जैसे अगर हमारे पास 8.5% NaCl सॉल्यूशन हो, 8.5% बाय मास एक्वस NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन हो तो उसके अंदर 8.5 ग्राम्स NaCl प्रेजेंट होगा। इसी को बोलते हैं परसेंट। परसेंट का मतलब प्रति 100 पार्ट्स, 100 पार्ट्स। ठीक है ना। तो अगर 12% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब फॉर एवरी 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन वी विल हैव 12 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज बाय मास की वैल्यू को इंटरप्रेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को भी समझते हैं। सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल मोल्स बताता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल मोल्स। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1/4 हो, इसका मतलब टोटल मोल्स में सॉल्यूट के मोल्स 1/4 है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट 1/10 हो, इसका मतलब टोटल मोल्स में उस कंपोनेंट के मोल्स 1/10 है। सो मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल मोल्स कितना है, उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये फाइंड करने के लिए हमें किसी एक कंपोनेंट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट एक सब्सटेंस के मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड करना होता है। ठीक है, मान लो वो सॉल्यूशन 4 सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करके मिक्स करके बना है, A B C D, तो हम मोल फ्रैक्शन हर सब्सटेंस के लिए फाइंड कर सकते हैं। मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स। इस तरह से हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। फिलहाल अगर मैं ये अज्यूम करूं कि 2 ही सब्सटेंसेस हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे। ये जो X जैसा सिंबल लग रहा है, ये ग्रीक लेटर काय है, काय। बट यूजुअली अगर हम इसको सिंपली रीड करना चाहें तो अपन X भी रीड कर लेंगे, बट दिस इज अ ग्रीक लेटर काय। मोल फ्रैक्शन का सिंबल है ये। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और ऐसा ही एक्सप्रेशन हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करने के लिए भी बना सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और इसी वजह से आप ये जज कर सकते हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होगा। ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है। जिस तरह से किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का अगर परसेंटेज बाय मास फाइंड करें तो उन सारे परसेंटेज बाय मास का सम 100 आएगा। ठीक है ना। जैसे A, B और C 3 सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं किसी सॉल्यूशन में, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ A प्लस परसेंटेज बाय मास ऑफ B प्लस परसेंटेज बाय मास ऑफ C मस्ट कम आउट टू बी 100%। इसी तरह से डिफरेंट सब्सटेंसेस के मोल फ्रैक्शंस का सम यूनिटी होना चाहिए, अ कंप्लीट होल। ठीक है ना। जैसे एक सर्कल है, उसमें से डिफरेंट एरियाज अगर कट किए जाए तो वो
मोल फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर वो टोटल एरिया हम ऐड कर लें, सभी एरियाज पार्शियल एरियाज को ऐड करें तो हमें टोटल एरिया मिलेगा। इसी तरह से मोल फ्रैक्शंस का सम 1 आता है। 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है। परसेंटेज बाय मास और मोल फ्रैक्शंस डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ऊपर नीचे यूनिट्स कैंसिल हो जा रही हैं। आगे बढ़ते हुए एक इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करते हैं जिसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन की सबसे ज्यादा यूज में आने वाली यूनिट है। इनफैक्ट कई क्वेश्चंस में अगर आपसे सिंपली ये बोला जाए डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपको मोलैरिटी फाइंड करनी चाहिए। ठीक है ना। मोलैरिटी हैज बिकम द सिनोनिम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं करी है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है या परसेंटेज बाय मास फाइंड करना है या मोलैरिटी फाइंड करनी है, सिंपली ये बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो, तो क्वेश्चन बेसिकली मोलैरिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाली कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, स्पेशली लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, डिसॉल्व्ड हैं, उस अमाउंट को बोलते हैं अपन मोलैरिटी। ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये फाइंड करने के लिए हमें टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट को टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना होगा, और वो वॉल्यूम हम लीटर्स में लेंगे। ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन मिलके बस मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम वॉल्यूम लीटर्स की जगह मिलीलीटर्स में लें तो हमें मोल्स की जगह मिली मोल्स ऊपर सब्स्टिट्यूट करने चाहिए। ठीक है ना। किलोलीटर्स में वॉल्यूम लोगे तो यहां पर किलो मोल्स सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। सेम प्रीफिक्स ऊपर नीचे यूज में आएगा। ठीक है। मोलैरिटी की यूनिट इस एक्सप्रेशन से समझ में आ रही है, मोल पर लीटर, जिसका कंबाइंड सिंबल होता है कैपिटल M और रीड करते हैं मोलर। मोल पर लीटर इज रेड एज मोलर। ध्यान रहे लीटर वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट या एसआई यूनिट नहीं है। वॉल्यूम की एसआई यूनिट्स मीटर क्यूब है। तो मोलैरिटी की जो ओवरऑल यूनिट्स आ रही है वो भी एसआई यूनिट्स नहीं आ रही है। मोल एसआई यूनिट है लेकिन लीटर एसआई यूनिट नहीं है। तो मोलैरिटी यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स में नहीं है, इसके बावजूद मोलैरिटी वाइडली यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है। इसके अलावा एक और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हम यूज किया करेंगे जिसका नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट present per kilogram of solvent। For every kilogram of solvent कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेते हैं तो कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, उसी अमाउंट को अपन बोलते हैं मोलैलिटी। जैसे मोलैरिटी की वैल्यू हमें बताती है कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन हमारे पास रहे तो कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास होंगे। जिस तरह से मोलैरिटी हमें बताती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन लेने पर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, उसी तरह से मोलैलिटी हमें बताती है कि अगर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया जाए तो उसके साथ कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला अकॉर्डिंगली बन जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। सिंबॉलिकली लिखें तो m सॉल्यूट अपॉन m सॉल्वेंट। और ये जो m सॉल्वेंट हमें लेना है ये किलोग्राम्स में लेना है। ठीक है। मोलैलिटी की जो यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट्स हैं, क्योंकि मास की स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होती है। मोलैलिटी की यूनिट्स यहां से बन रही हैं
मोल्स पर किलोग्राम, जिसको अपन मोलल बोलते हैं और स्मॉल m सिंबल देते हैं। तो मोलैरिटी का सिंबल है स्मॉल m, मोलैरिटी का सिंबल है कैपिटल M। ठीक है। 1.5 मोलर NaCl सोल्यूशन का मतलब होगा फॉर 1 लीटर सोल्यूशन वी विल हैव 1.5 मोल्स ऑफ NaCl, और 1.5 मोलल NaCl सोल्यूशन का मतलब होगा फॉर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट वी विल हैव 1.5 मोल्स ऑफ NaCl। इस तरह से हमें इन यूनिट्स को इंटरप्रेट करना चाहिए। इन सारी यूनिट्स में मोलैरिटी सबसे ज्यादा यूज में आने वाली यूनिट है। हालांकि मोलैरिटी के साथ एक डिमेरिट ये भी है कि इसकी वैल्यू टेम्परेचर बदलने से बदल सकती है। टेम्परेचर बदलने से सॉल्यूट के मोल्स नहीं बदलते, सॉल्वेंट का मास नहीं बदलता, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से। इसका मतलब बिना सॉल्यूट का अमाउंट घटाए बढ़ाए, बिना सॉल्वेंट का मास घटाए बढ़ाए भी मोलैरिटी बदली जा सकती है सिंपली बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो ये एक मोलैरिटी में डिमेरिट है, इसकी वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है टू सम एक्सटेंट। चलिए अब इन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट फाइंड करने पर बेस्ड होंगे, जैसे ये क्वेश्चन जिसमें आपको इंफॉर्मेशन अबाउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दे दी जाएगी और डायरेक्टली पूछा जाएगा परसेंटेज बाय मास बताओ, मोलैरिटी बताओ, मोलैलिटी बताओ। ठीक है। 8 grams of NaOH is dissolved in 18 grams of water. 8 grams of NaOH dissolved in 18 grams of water, और उसके बाद कुछ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स फाइंड करनी है, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, परसेंटेज बाय मास ऑफ NaOH, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। लिखने का तरीका होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन फाइंड तो करते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखने का मतलब ही है कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, बट दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग, और इससे हमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा। चलिए, मोल फ्रैक्शन तक पहुंचना है तो मोल्स तो इवैल्यूएट करने पड़ेंगे। मोल्स ऑफ NaOH का मास 8 ग्राम्स, इसका मोलर मास अगर आप इवैल्यूएट करोगे तो 40 ग्राम्स पर मोल आएगा, और ये वैल्यू 0.2 मोल्स आएगी। ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन देखने से पहले आपको अपना एक एफर्ट जरूर करना है, अपने आंसर्स फाइंड करने हैं। ये मोल्स ऑफ NaOH है, मोल्स ऑफ वाटर बहुत ही सिंपल नंबर्स में आ रहा है, क्योंकि 18 ग्राम्स वाटर का मोलर मास भी है। अगर हमारे पास 18 ग्राम वाटर है, इसका मतलब हमारे पास 1 मोल वाटर है। इसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। यूनिट्स ऊपर नीचे कैंसिल हो रही हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप यूनिट्स लिखें भी। ये देखते हुए कि यूनिट्स कैंसिल हो रही हैं, हम इनको ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। आप देखोगे ये 1/6 आ रहा है, जिसको अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो 0.167 होगा। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा 0.833, 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता चल गया है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी यहां से हम बता सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग तो हमारे पास होनी चाहिए कि किसी दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे बताएंगे।
ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हमें बता रहा है कि अगर 1 मोल सोल्यूशन होता, 1 मोल सोल्यूशन, तो उसमें 0.167 मोल्स NaOH के होते और 0.833 मोल्स वाटर के होते, इस कॉम्पोजिशन को लेते हुए। ठीक है, उसके बाद फाइंड करना है परसेंटेज बाय मास। वो तो काफी सिंपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का परसेंटेज बाय मास, मासेस अपन को स्टार्टिंग में ही दिए हुए हैं, 8 ग्राम्स अपॉन 8 ग्राम्स प्लस 18 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इवैल्यूएट करेंगे, वैल्यू कितनी आती है, 8 by 26, which will become 4 by 13. Finally, it will become 400 by 13%. ये डिवीजन अगर किया जाए तो ये 30.8% के अराउंड आ रहा है। दिस इज द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मास परसेंटेज हमें बता रही है कि अगर 100 ग्राम सोल्यूशन लेते तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 30.8 ग्राम्स NaOH होता। इसके अलावा हमें फाइंड करनी है मोलैलिटी। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट upon mass of solvent and that too in kilograms. 0.2 moles 0.018 kilograms, 18 ग्राम्स को किलोग्राम्स में बदला तो देखें ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये 200 by 18 या 100 by 9 आ रहा है, जिसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 11.1 मोलल हो जाएगा। अच्छा, इसी स्टेज पर ये भी सोचो कि अगर मोलैलिटी पता रहे शुरू में और मास ऑफ सॉल्वेंट समहाउ हम फाइंड कर लें तो क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी फाइंड किए जा सकते हैं? डेफिनेटली मोलैलिटी को मास ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई करके मिल जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल ऐसे ही अगर मोलैरिटी पता रहे और वॉल्यूम पता रहे तो मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करके मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएंगे। तो इस तरह के इंटरप्रिटेशंस तो आपको खुद के लेवल पर ही सोचना आना चाहिए। चलिए और कुछ सिमिलर क्वेश्चंस देखते हैं। A quantity of 720 grams of water is added. 720 grams of water is added to 230 grams of ethanol at a certain temperature to get a 1 liter solution. Final volume of the solution 1 liter रहा। उसके बाद इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज फाइंड करनी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना है, इथेनॉल सॉल्यूट है, उसका मोल फ्रैक्शन बताएं। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बताएं एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखने के तरीके हैं, पर इसका मीनिंग निकलता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डेंसिटी फाइंड करने के लिए टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा।
डेंसिटी का सिंबल होता है रो, ग्रीक लेटर रो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करके मिलेगा 720 ग्राम्स प्लस 230 ग्राम्स, और वॉल्यूम है 1 लीटर। तो ये क्वांटिटी अगर इवैल्यूएट की जाए तो ये 950 ग्राम्स पर लीटर आ रही है। इसी क्वांटिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में भी सब चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, तो अगर 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर्स लिख दिया जाए तो ये वैल्यू 0.950 ग्राम्स पर ml हो जाएगी। या फिर इसको किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब में भी बदल सकते हैं। 1 ग्राम इज 10 to the power minus 3 kilograms and 1 liter is 10 to the power minus 3 meter cube। तो यहां से वैल्यू फिर से 950 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्जन किया जा सकता है। फिर से आपको बता दूं, 1 लीटर इज 1000 ml, और 1000 ml ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। 1 ml इज एसेंशियली 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर डायमेंशंस का अगर एक क्यूब क्रिएट करें, उसकी साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, तो उस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो 1 मिलीलीटर होगा। ऐसे ही 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स। तो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर डायमेंशन के एक टैंक के अंदर 1000 लीटर्स वॉल्यूम होगा। एनीवेज, ये तो यूनिट कन्वर्जन की बातें थी। आगे बढ़ते हुए दूसरी वैल्यूज भी इवैल्यूएट करते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तक पहुंचने के लिए दोनों ही क्वांटिटीज मोल्स में लानी पड़ेगी। मास को मोलर मास से डिवाइड करना होगा। ऐसा करने पर वाटर के मोल्स मिल रहे हैं 40, और इथेनॉल मतलब C2H5OH, इसका मास है 230। इसका मोलर मास अगर आप इवैल्यूएट करोगे तो 460 ग्राम्स पर मोल आएगा, और यहां से इसके मोल्स आ रहे हैं 5। दोनों के मोल्स आने के बाद अब हम इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ध्यान रहे डिनोमिनेटर में 5 + 40 लिखना होगा, सिर्फ 40 मत लिख देना। तो ये वैल्यू 1/9 आ रही है। अगर आप देखें तो 1/9 इज 0.111। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 0.889 would be the mole fraction of water। इसके अलावा हमें फाइंड करनी है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। मोलैलिटी फाइंड करने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करें, मोल्स ऑफ इथेनॉल को मास ऑफ वाटर से, और वो मास भी ऑब्वियसली हमें किलोग्राम्स में लेना है बाय डेफिनेशन। वाटर का मास अगर किलोग्राम्स में लिखें तो वो 0.72 किलोग्राम्स हो जाएगा। ये डिवीजन करके देखें, ये 500/72 आ रहा है। 500/72 ठीक है, 4 से कैंसिल किया तो 125
by 18. 18 into 6 is 108. सॉरी 108 से ही कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद 17 170 से ये 9 टाइम्स कैंसिल होगा. 162 6.94 मोलल ये इसकी वैल्यू आ रही है. होपफुली आपने भी कैलकुलेशन कर ली. और मोलैरिटी फाइंड करना भी एक फॉर्मूला पुटिंग काम है. उसके लिए हमें मोल्स ऑफ इथेनॉल को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना होगा और वो वॉल्यूम हम लीटर्स में लेंगे. क्योंकि वॉल्यूम हमें डायरेक्टली दिया हुआ है तो ये काम आसान हो गया. 5 मोल्स ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो मोलैरिटी हो गई 5 मोलर. 5 मोलर का मतलब फॉर 1 लीटर सॉल्यूशन वी हैव 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट. 6.94 मोलर का मतलब फॉर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट वी विल हैव 6.94 मोल्स ऑफ इथेनॉल. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं. इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं. जिसमें डेंसिटी का यूज आ रहा है. कभी कभी क्वेश्चन में आपको डेंसिटी गिवन रहेगी और डेंसिटी का एक ही पर्पस होगा, या तो आप मास को वॉल्यूम में बदलेंगे या वॉल्यूम को मास में बदलेंगे. डेंसिटी इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम मास ऑफ सॉल्यूशन टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वाइस वर्सा. Dissolving 120 grams of urea in 1000 grams of water give an aqueous solution of density solution of density 1.15 grams per ml. Determine molality and molarity of solution. Molality and molarity of solution. फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो सोचिए और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करिए. मोलैलिटी इवैल्यूएट करने के लिए हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए. मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तक पहुंच सकते हैं. और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वो भी हमें दिया हुआ है, तो मोलैलिटी फाइंड हो जाएगी. ये समझ में आ रहा है. मोलैलिटी फाइंड करने के लिए हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए जो कि यहां से मिल जाएंगे, और लीटर्स ऑफ सोल्यूशन चाहिए. लीटर्स ऑफ सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें मास ऑफ सोल्यूशन और डेंसिटी का यूज करना होगा. अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं. ये सारी चीजें माइंड में अगर आपने डिसाइड कर ली तो बस अब इनको इंप्लीमेंट करना बाकी. जो सोचा है उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करें. यूरिया होता है NH2 C डबल बॉन्ड ONH2 और इसका मोलर मास अगर आप फाइंड करें तो वो आता है 60 ग्राम्स पर मोल. यूरिया का मोलर मास. यहां से हम यूरिया के मोल्स फाइंड कर सकते हैं. मास अपॉन मोलर मास 2 मोल्स. मोल्स ऑफ यूरिया आ गए तो फिर मोलैलिटी फाइंड करने की पोजीशन में है. अब मोलैलिटी फाइंड करने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए थे और वो क्वांटिटीज अब हमारे पास आ चुकी हैं.
मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज लिखें। 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम्स है। ध्यान रहे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं लेना, सिर्फ सॉल्वेंट का मास लेना है मोलैलिटी के फॉर्मूला में। यहां से ये वैल्यू आ रही है 2 मोलल। सेकेंड कैलकुलेशन करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए हम डेंसिटी और मास ऑफ सॉल्यूशन का यूज करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को ऐड करके मिलेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1120 ग्राम्स एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.15 ग्राम्स पर ml। यहां से आप वॉल्यूम तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए आप डायमेंशंस के बारे में भी सोच सकते हैं। एक की यूनिट ग्राम्स है और एक की यूनिट ग्राम्स पर ml है, और वॉल्यूम की यूनिट्स मिलीलीटर्स या लीटर्स होती है। तो इन दोनों को यूज करके हमें ml कैसे मिल सकता है, उसका जवाब है अगर हम ग्राम्स को ग्राम्स पर ml से डिवाइड कर दें, ग्राम्स को ग्राम्स पर ml से डिवाइड कर दें तो ml ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना। या फिर आप फॉर्मूला सोच सकते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, ग्राम्स अपॉन ग्राम्स पर मिलीलीटर। डायमेंशंस देखकर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेट फ्रॉम द फॉर्मूला 1120 ग्राम्स अपॉन 1.15 ग्राम्स पर ml। ml में आ रही है वैल्यू, इसको अगर लीटर्स में लाना हो, मिलीलीटर्स को लीटर्स में कैसे लाएंगे, इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलीलीटर होता है 10⁻³ लीटर। वही चीज आप सब्स्टिट्यूट कर दो, मिली का मतलब होता है 10⁻³ बस मिलीलीटर की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 10⁻³ लीटर्स। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है 1.12 अपॉन 1.15 या 112 अपॉन 115। अब ये डिविजन यहां पर अपन करने नहीं बैठेंगे क्योंकि हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी का एक सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट भी होता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्यूट मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम यूरिया की मोलैरिटी फाइंड कर रहे हैं। तो इस सिंबल से जान पहचान कर लीजिए। मोल्स को लीटर्स से डिवाइड करेंगे, 112 अपॉन 115 लीटर्स। ये वैल्यू आप देखेंगे 115 अपॉन 56 आ रही है। अब तो डिवीजन करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेशन अगर आप हर स्टेप पर ना करें और उसको कैरी करके लास्ट स्टेप में करें तो आपका थोड़ा थोड़ा टाइम सेव हो सकता है। अगर इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस डिफिकल्ट लग रही हो तो उनको बस कैरी करते रहो और लास्ट में आकर कैलकुलेट करो। हाँ, अगर इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस आसान हो तो उनको वहीं के वहीं सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। फिलहाल ये वैल्यू देखिए कितनी आएगी, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगी क्योंकि 56 इंटू 2 112 होता है। तो ये 2.05 मोलर अप्रोक्सीमेटली आने वाला है। ये है मोलैरिटी और ये थी मोलैलिटी। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है और ये बता रहा है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 2.05 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो अभी तक के क्वेश्चंस ऐसे हमने देखे जिनमें हमें सिंपली क्वेश्चन का डेटा यूज करके डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन थी कि हम मोल्स फाइंड कर पाए, वॉल्यूम फाइंड कर पाए और डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट
फाइंड करने वाले क्वेश्चंस थे। इसके अलावा एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वो भी बनते हैं जिनमें हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलना होता है। एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हमें गिवन होती है और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट वहां से हमें इवैल्यूएट करनी होती है। जैसे ये क्वेश्चन, a 25.5% by mass, a 25.5% by mass aqueous ammonia solution, aqueous NH3 solution has a density of 0.90 grams per ml. On the basis of this information, calculate mole fraction of ammonia in the solution, molarity of solution and molality of solution. Molality and molarity of solution. तो इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से अलग बात क्या है? अलग बात यह है कि यहां पर हमें एक कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू दी हुई है और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज हमसे फाइंड करने को बोला है। इस क्वेश्चन ने हमें यह नहीं बताया कि कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है और कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया जा रहा था कि इतने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, इतने ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट लिया, या इतने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इतने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिया। इस तरह की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर भी हम इस कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को अगर ध्यान से समझें तो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट के बारे में कुछ पता चल रहा है। परसेंटेज बाय मास को आप हमेशा इंटरप्रेट कर सकते हो 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन के टर्म्स में। 25.5% बाय मास का मतलब है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन होता तो उसमें 25.5 ग्राम्स अमोनिया प्रेजेंट होती है। बस इस फैक्ट का यूज करके इस परसेंटेज को अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन के टर्म्स में इंटरप्रेट कर लें तो फिर हमें उस 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट एंड ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएंगे और फिर वहां से हम ये चीजें फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, 25.5% by mass NH3 solution हमें बता रहा है कि 25.5 grams of ammonia प्रेजेंट है पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में बदलने के लिए हमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट को लेकर एक अजम्पशन लेना होता है, सोल्यूशन के अमाउंट को लेकर एक अजम्पशन लेना होता है, क्योंकि क्वेश्चन ने तो हमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट का अमाउंट डायरेक्टली बताया नहीं है। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है और ऐसा अजम्पशन लेने से भी हमें सही कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स मिलेंगी। ठीक है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को दूसरे में बदलने के लिए हमें अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में अजम्पशन लेना होता है कि हमारे पास इतना सॉल्यूट, इतना सॉल्वेंट या इतना सोल्यूशन प्रेजेंट है। अगर परसेंटेज बाय मास गिवन हो तो एक आसान अजम्पशन होता है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मानने से 25.5 ग्राम्स ऑफ अमोनिया आ गया। यहां से फिर अब हम मोल्स फाइंड कर सकते हैं और फिर मोल फ्रैक्शंस। अमोनिया के लिए मोलर मास है 17 ग्राम्स पर मोल। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1.5 मोल्स आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं मास ऑफ वाटर यहां से फाइंड करना चाहूं तो मुझे 100 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा
100 में से सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट करें, 74.5 ग्राम्स आ रहा है। और फिर यहां से वाटर के मोल्स। ये सारी कैलकुलेशंस मैं इसके फॉर्मूला को याद करते हुए कर रहा हूं। इसके फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के लिए मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स चाहिए। ठीक है, 74.5 को 18 से डिवाइड करें। अगर 74.5 को अपन अप्रोक्सीमेटली 75 मान लें तो चीजें थोड़ा कैंसिल हो रही हैं। 75 मान लेने से ऊपर नीचे 3 से कैंसिल हो जाएगा और फिर ये 25/6 बन जाएगा। 25/6 वुड बी 4.17। तो ये वैल्यू 4.16 मोल्स के आसपास आ रही है। ये इन दोनों के मोल्स आ गए। तो यहां से अब मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया मिल जाएगा। मोल्स ऑफ अमोनिया एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल मोल्स, 1.5 प्लस 4.16 मोल्स। वन 1.5 अपॉन 5.66। इस चीज को फाइंड करने की कोशिश करें। 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, 5.66 को लिख सकते हैं 17/3। अगर फ्रैक्शन में लिखें तो ये 9/34 आ रहा है। इसको भी अगर डेसिमल में लेकर आए तो 0.2, लगभग 0.27 ये वैल्यू आएगी। आप भी अपने लेवल पर डिवाइड करके देखें। मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया अप्रोक्सीमेटली 0.27 आ रहा है। इसके अलावा हमसे पूछा है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड कर लिए थे। अमोनिया के मोल्स 1.5 मोल्स। मास ऑफ सॉल्वेंट आया है 74.5 ग्राम्स, मतलब 0.0745 किलोग्राम्स। ग्राम्स को किलोग्राम्स में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। इस तरह की चीजों में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ग्राम्स को किलोग्राम्स में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। किलोग्राम्स को ग्राम्स में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मैं 745 को 75 लिख दूं तो फिर ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा और फिर ये वैल्यू लगभग 20 हो जाएगी। 20 मोलर सोल्यूशन। आप करके देखें। मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन 20 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है मोलैरिटी, लेकिन मोलैरिटी के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए होता है। और जब भी आपको मास को वॉल्यूम में बदलना होगा तो आप किसको यूज में लेंगे? डेंसिटी को। मास को वॉल्यूम में बदलना हो या वॉल्यूम को मास में बदलना हो तो डेंसिटी यूज में आएगी। अगर किसी एक्वस सोल्यूशन की डेंसिटी मेंशन्ड नहीं हो तो आपको 1 ग्राम पर ml अज्यूम कर लेना चाहिए। अगर कभी किसी क्वेश्चन में एक्वस सोल्यूशन है, वाटर सॉल्वेंट है और डेंसिटी मेंशन नहीं है तो आपको 1 ग्राम पर ml अज्यूम कर लेना चाहिए। वैसे 1 ग्राम पर ml प्योर वाटर की डेंसिटी होती है रूम टेम्परेचर के आसपास। सॉल्यूशन बनने के बाद डेंसिटी में बदलाव आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने डेंसिटी नहीं बताई है तो आप 1 ग्राम पर ml अज्यूम कर लें। इतना ही नहीं, अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट स्पेसिफाइड नहीं है तो आप सॉल्वेंट वाटर को मानकर चलें। फिलहाल हमें पहुंचना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तक और इसके लिए हम जानते हैं कि हमें मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम्स
डेंसिटी है 0.9 ग्राम्स पर ml या 1000/9 ml, और ml को अगर लीटर में बदले तो 10⁻³ लीटर लिखें ml की जगह तो ये 1/9 लीटर हो जाएगा। अब 1/9 को यहां पर डेसिमल में एक्सप्रेस करने मत बैठ जाना, उससे आपके नंबर्स और डिफिकल्ट हो जाएंगे। बस 1/9 अपने लिए एक अच्छा नंबर है और इसको मोलैरिटी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें। मोलैरिटी ऑफ अमोनिया फाइंड करना है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोल्स ऑफ अमोनिया आए थे 1.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1/9। ये कैलकुलेशन अगर की जाए तो आती है वैल्यू 13.5। तो इस क्वेश्चन में हमने एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को यूज करते हुए बाकी सारी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स जो हमने अभी तक जानी है वो बाकी सारी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स इवेल्युएट कर ली, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को दूसरे में बदलने के लिए आपको कुछ अजम्पशन लेना होता है, ठीक है ना। चलिए ऐसे कुछ सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस मैं आपको बता देता हूं। अगर परसेंटेज बाय मास गिवन हो और दूसरे यूनिट्स फाइंड करने हो तो आप 100 ग्राम सॉल्यूशन अज्यूम कर लिया करें। अगर मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो आप 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अज्यूम कर लिया करें। जो चीज फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में आती है ना उसको लेकर अजम्पशन ले लिया करें। जैसे मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में आते हैं टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, उसको आप 1 मान लो, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आपको दूसरी यूनिट्स फाइंड करने में कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे अगर मोलैरिटी गिवन हो तो आप 1 लीटर सॉल्यूशन अज्यूम कर लें, क्योंकि डिनोमिनेटर में मोलैरिटी के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है, उसको लेकर अपन 1 लीटर अज्यूम कर लेंगे। ऐसे ही मोलैरिटी गिवन हो और दूसरे यूनिट्स फाइंड करने हो तो आप 1 किलोग्राम सॉल्वेंट अज्यूम कर लें। ये कुछ सिंप्लीफाइंग नंबर्स हैं, इनको अज्यूम करने से आपकी कैलकुलेशंस इजियर हो जाएंगी। अज्यूम करने को आप कुछ और भी अज्यूम कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में मैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के बजाय 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भी अज्यूम कर सकता था, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भी अज्यूम कर सकता था, 99 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भी अज्यूम कर सकता था। उससे भी आंसर सेम ही आता, पर कैलकुलेशंस रिलेटिवली डिफिकल्ट होती, इसीलिए ऐसे सिंप्लीफाइंग असम्पशंस अपन को लेने चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं इंटर कन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा एक प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस हैं डाइल्यूशन और इंटरमिक्सिंग से रिलेटेड। Diluting a solution, डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम करना। अगर हमारे पास एक वैसल में ग्लूकोज वाटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है, बना हुआ है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कम कैसे कर सकते हैं? क्या हम सॉल्यूशन के अंदर हाथ डालकर उसके अंदर से ग्लूकोज बाहर निकाल सकते हैं? अगर ग्लूकोज बाहर निकाल पाए तब तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए या तो हमें सॉल्यूट का अमाउंट कम करना पड़ेगा या सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो एक गिवन प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में से केवल सॉल्यूट को सेपरेट करना तो संभव नहीं है। तो एक दूसरा आसान तरीका है कि आप सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दें, ठीक है। जैसे अगर मोलैरिटी रिड्यूस करनी है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो रिड्यूस नहीं कर सकते, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा सकते हैं सॉल्वेंट ऐड करके। तो आप मैथमेटिकली सोचो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं हुए लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया, ऐसा होने से भी मोलैरिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन मींस डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। तो डाइल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं करते। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन हो या इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सॉल्यूशंस हो, इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली मोलैरिटी को यूज करके सॉल्व किए जाते हैं, मोलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, मोलैरिटी सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन की, तो हम भी अपनी एनालिसिस अभी मोलैरिटी के टर्म्स में कर रहे हैं। इनिशियली अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी mi थी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन vi था, और फिर हमने इसमें सॉल्वेंट ऐड किया, फाइनल मोलैरिटी mf हो गई और वॉल्यूम vf। वॉल्यूम बदला है, मोलैरिटी भी बदलेगी, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, वो है सॉल्यूट के मोल्स। दिमाग लगाओ, मोलैरिटी और वॉल्यूम पता हो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड कर सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल सकते हैं मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके। ऐसे यहां पर भी फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके मिलेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला याद कर लो तो ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इन डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट। डाइल्यूशन की प्रोसेस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम बने रहते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन द सेम। इसका मतलब Ni इज इक्वल टू NF, और इसका मतलब MiVi इज इक्वल टू MF VF। ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, इसको आप याद भी कर सकते हो, बट बेसिक्स से आपको बात समझ में आनी चाहिए कि मोल्स को इक्वेट करने पर ये इक्वेशन मिली है। इसको इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन भी कहते हैं। सोचो VF ज्यादा है या VI? सॉल्वेंट ऐड किया गया है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाया गया है। VF इज ग्रेटर देन VI। अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है इनिशियल वॉल्यूम से, ये नंबर ज्यादा है, तो इस नंबर को कम होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट सेम रह सकता है। MF इज लेस देन MI, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल से कम है, और यही हमारा पर्पस था। वो पर्पस फुलफिल हो रहा है। अगर हम वॉल्यूम को 10 गुना बढ़ा दें, VF अगर 10 टाइम्स हो VI से, तो MF 1/10 होगा MI से। जिस फ्रैक्शन से वॉल्यूम चेंज होगा उसके रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से मोलैरिटी चेंज होगी। अगर वॉल्यूम 100 टाइम्स कर दिया जाए तो मोलैरिटी 100th हो जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि हम वॉल्यूम कितना भी बढ़ा दें, मोलैरिटी एग्जैक्टली 0 नहीं हो पाएगी, क्योंकि सॉल्यूट तो अभी भी उसमें प्रेजेंट रहेगा ही। तो ये है डाइल्यूशन की प्रोसेस। चलिए इस पर बेस भी एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। A 20 milliliter of 2.4 molar KNO3 solution, potassium nitrate solution, is diluted to a volume of 250 milliliters. Determine the molarity of the final solution. फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताएं। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है ये आइडेंटिफाई करो।
कि आपको इनिशियल मोलैरिटी गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, फाइनल वॉल्यूम गिवन है, फाइनल मोलैरिटी गिवन नहीं है, एमआई गिवन है, वीआई गिवन है, वीएफ गिवन है, एंड वी हैव टू डिटरमिन एमएफ। तो यहां पर डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन अप्लाई करें, एमआई वीआई इक्वल्स एमएफ वीएफ, and evaluate the value of MF. MI/VI upon VF. 2.40 molar, volume 20, initial 250, final. करके देखें ये कैलकुलेशन, ऊपर नीचे ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा। 4.8 अपॉन 25, 4.8 अपॉन 25 को इवेल्युएट करें, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 19.2 अपॉन 100 हो जाएगा, और फाइनली ये वैल्यू आएगी 0.9192 मोलर। ठीक है, ये फाइनल मोलैरिटी हो गई। कभी कभी इसी तरह के क्वेश्चन को कुछ घुमा फिरा के ऐसे पूछ लेते हैं, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू, how much water should be added to how many milliliters of how many milliliters of 2.4 molar KNO3 solution so as to result in 250 milliliters of 0.20 molar KNO3 solution। अब ये क्वेश्चन भी पिछले जैसा ही है, पर इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। आपको ये सोल्यूशन बनाना है, ये आपकी फाइनल मोलैरिटी है, सॉरी फाइनल वॉल्यूम है, और ये फाइनल मोलैरिटी है। फाइनल सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है, ये इनिशियल मोलैरिटी है, तो बस अननोन क्या रह गया, इनिशियल वॉल्यूम VI। ठीक है, कितना शुरू में वॉल्यूम रहा होगा वो अगर हम फाइंड कर लें तो कितना वाटर ऐड किया गया होगा वो भी फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है कि दो अननोन्स हैं, लेकिन अननोन एसेंशियली एक ही है। अगर शुरुआती वॉल्यूम पता चल गया तो कितना वाटर ऐड किया है वो तो हम स्ट्रेट अवे बता ही देंगे। ठीक है, MI/VI इज इक्वल टू MF/VF। यहां से VI इवेल्युएट करना है। फाइनल मोलैरिटी 0.2 मोलर, इनिशियल मोलैरिटी 2.4 मोलर, फाइनल वॉल्यूम 250 मिलीलीटर। इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया गया होगा वो फाइंड करना है। अगर आप ये कैलकुलेशन देखें तो ये 1/12 आ रहा है। 250 को 12 से डिवाइड करना है, 250 डिवाइडेड बाय 12, तो करके देख लें। और अगर और सिंप्लीफाई करना है तो इसको 240 कर देते हैं, तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये 240 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स। तो इनिशियल वॉल्यूम आ गया 20 ml। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम आ गया 20 ml। इसका मतलब अपन ने वॉल्यूम कितना ऐड किया है वाटर का, 20 ml से 240 ml बनाया है। इसका मतलब हमने 220 मिलीलीटर ऑफ वाटर ऐड किया है। टू 20 milliliters of water was added to 20 milliliters of initial solution।
तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आसान ही है, बस आपको लैंग्वेज इंटरप्रेट करनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सिमिलर वैरायटी का, डाइल्यूशन का क्वेश्चन। हाउ मेनी grams of concentrated HNO3 solution should be used? कितने ग्राम्स कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन के यूज किए जाएं टू प्रिपेयर 250 milliliters of 2 molar HNO3 solution? अब ये क्वेश्चन भी डाइल्यूशन का ही है। जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन अपन यूज कर रहे हैं, उसमें 70% मास है, 70% बाय मास HNO3। ठीक है, जो सोल्यूशन हमारे पास शुरू में है उसमें HNO3 70% बाय मास है। 70% मास होने का मतलब वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। इनफैक्ट उसमें HNO3 का अमाउंट वाटर से ज्यादा है, तो HNO3 को एक्चुअली सॉल्वेंट बोलना चाहिए, पर आमतौर पर अगर वाटर प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट वाटर को ही मानते हैं। भले ही 70% HNO3 प्रेजेंट हो, लेकिन फिर भी सॉल्वेंट यहां पर वाटर को ही मान रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे लैब में हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की मॉडल हो, जिसमें 70% HNO3 हो बाय मास। इसका कुछ अमाउंट, सपोज x ग्राम्स हम यूज करें एक फाइनल सॉल्यूशन बनाने के लिए। ऑब्वियसली ये फाइनल सॉल्यूशन डाइल्यूशन के जरिए बनाया गया है, कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस की गई है, तो ये हमने x ग्राम यूज किया, उसमें काफी सारा वाटर भी ऐड किया, तब जाकर हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आया 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन विच इज 250 मिलीलीटर इन वॉल्यूम। पर समझने वाली बात यह है कि इसमें जितना भी HNO3 है वो इस वाले सॉल्यूशन से आया है, क्योंकि इसके अलावा तो हमने वाटर ऐड किया है। तो पहले इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट HNO3 फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ HNO3 है, इसके लिए मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई 0.5 मोल्स। फिर इसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया, उसके लिए मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया। HNO3 का मोलर मास अगर आप फाइंड करेंगे तो 63 ग्राम्स पर मोल होता है, ये वैल्यू 31.5 ग्राम्स आ जाएगी। ये HNO3 का मास है और ये इस सॉल्यूशन से आया है। अगर हमने x ग्राम सॉल्यूशन ऐड किया है, इसका मतलब ये होगा कि 70% ऑफ x should be equal to 31.5 grams। यहां से अपन को एक कैलकुलेशन करनी है। ये 7/10 आ रहा है, इसको इस तरफ ले जाएं तो x की वैल्यू 315/7 आ रही है, जो कि 45 ग्राम्स होती है। मतलब हमें ये वाला सॉल्यूशन 45 ग्राम्स लेना होगा, ऊपर से वाटर ऐड करेंगे तब जाकर फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। इस तरह के क्वेश्चंस, इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस भी यूजुअली आते रहे हैं। ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज शीट में आप ये क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। तो आज हमने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट से रिलेटेड वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए, डाइल्यूशन के क्वेश्चंस किए,
कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को एक दूसरे में कैसे बदल सकते हैं उस बारे में कुछ बात करी। अगली क्लास में हम इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सॉल्यूशन में होने वाली रिएक्शंस में कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स यूज करके कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन स्टोइशियोमेट्री कैसे यूज कर सकते हैं, उस पर कुछ बात करेंगे। एंड देन वी विल कंक्लूड द चैप्टर और कोशिश करेंगे कि अगली बार ही हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर भी स्टार्ट कर पाए। ठीक है ना, ये सब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।